आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आप चांद पर पहुंचकर वाहवाही लूट रहे हैं और यहाँ नाम पूछकर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, खाने के ऊपर मार दिया जा रहा है। तो चांद पर पहुंचने से फिर हमें फ़ायदा ही क्या हुआ? हम कहीं भी चले जाएं, जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी तभी देश जिंदा रहेगा, और इंसानियत मर जाएगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी ग्रहों पर हम चले जाएं। एक तरफ वो पार्टी है जो हमारे बच्चों के खून के प्यासे हैं, एक तरफ वो पार्टी है जो हमारे जख्मों पर मिर्च और मसाला लगाते हैं। इंडिया गठबंधन से अगर नाम इनको ताज्जुब हो रही है तो आप ये बोलो कि पहले जैसे इंडियन ऑयल है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, क्या इन सब के नाम बदले जाएंगे? तो क्या मोदी जी क्या रावण है? मोदी जी एक इंसान है यार, उन्हें बदनाम क्यों कर रहे हो? देखो, हम राम के मानने वालों के साथ हैं, मगर हम नाथूराम के मानने वालों के साथ नहीं हैं। आप एक बताओ, एक तरह आप गाय को माँ कहते हैं, चलो ठीक है, हम आपके आस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं, मगर आप हुकूमत के क्यों नहीं कहते कि आपकी माँ का या मांस की तस्करी कर रहे हैं? में कहते हैं, एक बार कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, और दूसरे बार मोनू मानेसर को हरियाणा सरकार दामाद बनाकर घर में बैठा के रखती है कि जो नाथूराम गोडसे को अपना बाप मान रहे हैं ना, उन्होंने जहर घोला है। महंगाई का क्या हाल चाल है? महंगाई सही है जी, महंगाई कुछ नहीं। महंगाई देखिए, महंगाई आसमान छू जाए गम नहीं है। इंसानियत जिस दिन मर गई ना देश में, समझो देश का बेड़ा गर्क हो गया, और इंसानियत मर रही है। आप चांद पर पहुंचकर वाहवाही लूट रहे हैं और यहाँ नाम पूछकर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, खाने के ऊपर मार दिया जा रहा है। तो चांद पर पहुंचने से फिर हमें फ़ायदा ही क्या हुआ? आप सबसे पूछिए। बड़ा रोल किसका, आपको क्या लगता है? ये जो जहर है ये घोला किसने है असलियत में? क्योंकि 2014 से पहले की अगर हम बात करें, इस तरीके की घटनाएं आती थी सामने, लेकिन इस लेवल पे नहीं आती थी। इस लेवल पे नहीं आती। तो आपको क्या लगता है जहर किसने घोल दिया? जहर किसी ने घोला जी, जहर उन लोगों ने घोला जब ये सरकार परिवर्तन आया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोला, हम उनको कह रहे हैं कि जो नाथूराम गोडसे को अपना बाप मान रहे हैं ना, उन्होंने जहर घोला है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, सरकार ये नहीं कह रही है कि आप किसी को धर्म के नाम पर मार दो, विराट जात के नाम पर मार दो, वो नहीं कह रही है, वो तो सबको साथ लेके चल रही है। मगर सरकार आने से नाथूराम के मानने वाले हैं ना, वो अपने आप को सर्वोपरि समझने लगे हैं कि हम ही हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। उन लोगों ने ही देश में जहर घोला है जी, और किसी ने नहीं घोला है। और सबसे बड़ी बात यह रहा है इस देश के अंदर कि देखिए, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें हमारे पहनावे के ऊपर, हमारी पहचान के ऊपर हमें टारगेट किया जा रहा है। कहीं भी आप बसों में चलो जाओ, ट्रेनों में चले जाओ, हमारे को सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखकर या हमारा लिबास देखकर, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि दहशतगर्द, चरमपंथ पहनावे से पकड़े जा रहे हैं। तो हमारा पहनावा क्या करूं मैं? आप बताइए कि ये सब है ना, प्रधानमंत्री जी एक हाथ में कहते हैं, एक बार कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और दूसरे बार मोनू मानेसर को हरियाणा सरकार दामाद बनाकर घर में बैठा के रखती है। जब कोर्ट का प्रेशर पड़ता है तो मोनू मानेसर अरेस्ट होता है। मोनू मानेसर क्या इतने दिन से पाकिस्तान में बैठा हुआ था? वो भी राजस्थान की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उनको। राजस्थान की पुलिस रोज कह रही थी मोनू मानेसर को हमें वापस दो, वापस दो। ये तो खट्टर सरकार कह रही थी कि हमारे पास है नहीं, तो था कहाँ? आखिरकार मोनू मानेसर हरियाणा में ही गिरफ्तार हुआ, अब जाके भरतपुर को सौंपी गई है। उसने सारा राज उगल दिया कि नूह दंगे में कौन था जी। और इससे पहले जो उनका जो गोरक्षा दल था, गोरक्षा पर आप कानून क्यों नहीं लाते? गोरक्षा दल पर आप, ठीक है, आप गोरक्षा करिए, मना किसने करा है, मगर आपको ये अधिकार किसने दे दिया किसी को जान लेने का? आप अपने पापा जी को बोलिए, जो गोबर पात्रा का जो बाप है, उसको बोलिए कि ये कानून लेकर आए। गोबर पात्रा का बात? गोबर पात्रा का बाप, जो गोबर पात्रा कौन है पहले मुझे बता दीजिए। गोबर पात्रा एक अंधभक्त है जी, सुन लो जी, नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो मेरे पर FIR हो जाएगा। हाँ, गोबर पात्रा एक अंधभक्त है, हाँ, वो सुन लीजिए। वो अपने पापा को बोले कि कानून लेकर आए, कानून अगर ना माने तब आप हम सजा के हकदार हैं। नहीं दिखाई देता, बीजेपी अपने आप को पूरा गोभक्त कहती है, लेकिन कानून लाने को तैयार नहीं है ये लोग। गोभक्त कौन है? गोभक्त आज हम बीफ एक्सपोर्ट में कहाँ पर हैं, कितने पायदान पर हैं सर, आप बता दीजिए। बीफ एक्सपोर्ट पर हम दूसरे पायदान पर हैं कि नहीं है? हम ब्राज़ील को पछाड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। एक तरफ ये कहते हैं गो मांस नहीं, हम भी कहते हैं गो मांस बिल्कुल बंद करो यार, साग सब्जी खाएंगे, किसानों का हमारा भला होगा, बंद करो, अंडा मछली सब बंद करो। बंद तो करो, हम तो आपको सपोर्ट में हैं, बंद तो करो। कौन कर रहा है फिर? हुकूमत कर रही है साहब, और कौन कर रही है? आप एक बताओ, एक तरह आप गाय को माँ कहते हैं, चलो ठीक है, हम आपके आस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं, मगर आप हुकूमत के क्यों नहीं कह रहे कि आपकी माँ का या मांस की तस्करी कर रहे हैं? आप वेस्ट बंगाल में जाइए, हजारों गाय वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में जाती है, कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है?
सिंपल सा जवाब है, जो सीमा पर हैं वो भेज रहे होंगे या सत्ता में होंगे वो भेज रहे होंगे, कौन भेज रहा होगा। हाँ, तो इसीलिए हम सरकार को कह रहे हैं सर आप कुछ भी कर लीजिए, हमें चांद सूरज, अभी ये देखिए चांद पर से तो होके आ गए, अब सूरज पर जा रहे हैं, हम कहीं भी चले जाएं, जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी तभी देश जिंदा रहेगा, और इंसानियत मर जाएगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी ग्रहों पर हम चले जाएं, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताइए, आप मुसलमान हैं जी, मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से हूँ, वो पूरी मुस्लिम बेल्ट है, तो मेरी कुछ दोस्तों से बातचीत होती है। ये जो जहर है, क्या क्या झेलना पड़ता है आपको समाज में इस समय? इस समय सर आपको क्या बताएं, सबसे पहले चलते हुए में लोग ताने कसते हुए कटुए, सबसे पहले तो बात वो मुझे ऐसे लक़ब से बुलाते हैं, ऐसे भाषा से बुलाते हैं कि हमें उत्तेजित करते हैं कि ये कुछ बोले, मगर हम तो समझ जाते हैं ना ये हमें उकसाना चाह रहे हैं, और हम उकसाएंगे फिर ये भीड़ का आड़ लेकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, या हमारी जान को नुकसान पहुंचाएंगे या माल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम इन आतंकवादियों को भांप चुके हैं कि हमें किस एंगल से अब रहना है, और आने वाले टाइम में ये सोच लीजिए, ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों को दबा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम इनको आपके चैनल के बाद से यही बात बोलना चाहते हैं, बेटा तुम्हारी नस्लें मिट जाएगी, हम मिटने वाले नहीं हैं। हाँ, हम इस देश के हैं और इसी देश में दफन भी होंगे, और हम ये हमारी मातृभूमि है और हम यहीं रहेंगे, और ये देश का परचम और इस देश का संविधान जो बदलने की तुम्हारे बापों की साजिश है ये हम होने नहीं देंगे। स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है जी, वो सुना है। कौन है स्मृति ईरानी, छोड़ो ये बात का नाम नहीं लेना चाहता। ईरानी अभी ये कह रही हैं कि ये जो इलेक्शन है ये धर्म और अधर्म का है, अपनी पार्टी को तो धर्म बता दिया और जो इंडिया गठबंधन उसको अधर्म बता दिया। धर्म और अधर्म, ठीक है, तो जो मुद्दे क्या है फिर इलेक्शन के उनके अनुसार? सुन लीजिए, ये धर्म और अधर्म का नाम ले रही ना, तो सबसे पहले अपनी पार्टी के गिरबान में ये झांक कर देखिए। सबसे पहले क्या बताऊं, ये दूसरे के पतियों के लोग बाग कब्जा करते जा रहे हैं, अपने पतियों को छोड़कर दूसरे के पति पर कब्जा कर रहे हैं आजकल की औरतें। मगर स्मृति ईरानी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी, अधर्म कहते किसे हैं और धर्म कहते किसे हैं? अधर्म तो वो हो गया ना जो धर्म से हटकर बात करे, और धर्म तो वो हो गया जो धर्म का पालन करते हुए बात करे। देखो हम राम के मानने वालों के साथ हैं, मगर हम नाथूराम के मानने वालों के साथ नहीं हैं और नहीं रहेंगे। और नाथूराम वाले अगर हम पर हावी होंगे तो हम ठीक है, वक्त आएगा, हवा का रुख भी बदलेगा, सब चीज़ बदलेगा। बदलेगा इलेक्शन में इस बार? बदलेगा, जरूर बदलेगा। सरकार चाहे किसी की आई, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तमाम मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे बड़े बड़े जालिम आए, सब चले गए, कोई आएगा हमको दबाएगा। जालिम है, बीजेपी वाले जालिम है। बीजेपी जालिम नहीं है सर, बीजेपी जालिम नहीं है। जो इन पार्टी का आड़ लेके जो कहते हैं ना कि मोदी जी आ गए बे, अब तेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे क्या मोदी जी क्या रावण है? मोदी जी एक इंसान है यार, उन्हें बदनाम क्यों कर रहे हो? हाँ, मोदी जी आ जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेटा तुम सोचो अब तुम्हारा साथ क्या होगा। हाँ, आप एक बात बताइए, आपकी कमाई बढ़ी, हाँ। महंगाई भी आपके लिए नहीं है, तो सरकार क्यों बदल रहे हैं फिर, क्या कारण है? सरकार हम क्यों बदलना चाहते हैं? देखिए साहब, सरकार हम नहीं बदलना चाहते, किसी की भी सरकार है, हमें सरकारों से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इंसानियत से मतलब है कि सामने मेरा भाई मनोज है ना, तो मेरा भाई रहे। कल हो के वो मुझे धर्म के नाम पर मेरे पे वार ना करे, अब मैं उसका धर्म देखकर मैं उस पर वार ना करूं। मैं दोनों में क्या है, मैं उसके यहाँ दिवाली पर जाऊं, वो मेरे यहाँ ईद पर आए। मोदी जी ऐसा माहौल बना दो, आप 100 साल राज करो यार, मुझे उससे मतलब नहीं है। माहौल ऐसा बना दो कि सब घुल मिल कर रहें। अगर दीपावली की ज्योत जले तो रोशनी हमारे घर में भी आए, और हमारे घर में ईद मने तो मिठाई हमारे भाई के पास भी जाए। ऐसा देश बना दो। हमें नहीं चाहिए आप सरकार क्या 50 साल चलो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारा देश पहले ही ला दो, महात्मा गांधी वाला, सुभाष चंद्र बोस वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, और हमें नाथूराम वाला सरकार और देश नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो जहर है ये मिटा दो, बाकी सरकार चाहे 1000 साल राज कर लो। पूरे आप तो रजिस्ट्री करा लो कि मुल्क आपका है, बस नफरत ख़त्म कर दो। और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपने नफरत ख़त्म कर दी, मैं वोट दूंगा। दिया है कभी? ऐसे तो नहीं दिया है, नफरत जब ख़त्म करेंगे तब दूंगा। मेरा वादा है, आप नफरत ख़त्म करो, मैं दूंगा। आप नफरत करो। जिस तरह यूपी के अंदर अभी माननीय योगी जी हैं, उनका एक काम मुझे सबसे अच्छा लगा। उन्होंने कहा अगर किसी ने बहन बेटी को अगर टच करा ना, इस चौराहे पर छेड़ा, तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। बेहतर कहा या हुआ भी?
हुआ भी, ठोक भी दिया, कल ठोक भी दिया, पैर में गोली मार दी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के हालात ऐसे नहीं है। दिल्ली के हालात देखिए साहब, सेंट्रल के अंदर यहाँ की पुलिस है, यहाँ की पुलिस राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, इसका जिम्मेदार सेंट्रल सरकार है। राज्य सरकार पे मत जाइए, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय चाह जाएगा ना तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं होगी। गृह मंत्रालय चाहता ही नहीं कि दिल्ली की व्यवस्था सही ना हो, खराब ही रहे, मैं राज्य सरकार पे उंगली उठाऊं, बस। तो सिर्फ यही रोल है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं चाहती दिल्ली सुधरे। नहीं चाहती। आप देखिए कितने बिल केजरीवाल जी ने पास करे आम पब्लिक के भलाई के लिए, किसी धर्म के ऊपर नहीं, किसी मजहब के ऊपर नहीं, किसी नाम विचार किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ वो चाहते हैं दिल्ली का भला हो। सारी फाइलें जाते हैं, BX सक्सेना साहब कौन है, LG जो यहाँ के हैं, हाँ, वो फाइलें रोक देते हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनसे कम पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये अध्यादेश ला के मुँह सुप्रीम कोर्ट का बोलती बंद कर देते हैं। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कितना पढ़े लिखे हुए होंगे? उन्होंने सोच विचार कर यहाँ के संविधान को माप तोल कर जो फैसला दिया होगा वो सही दिया होगा। इन्होंने उनकी अपनी ताकत के बलबूते उनकी बोलती बंद कर दी अध्यादेश ला कर। तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेंगे दबाव में काम करता है कोर्ट जो हमारा? 100%। मगर जब से ये चीफ जस्टिस साहब आए हैं, चंद्रचूड़ साहब नाम है उनका, हाँ, ये बहुत अच्छे जस्टिस आए हैं, चीफ जस्टिस जो हैं बहुत बढ़िया आए हैं। बाकी देखिए जजेस तो दबाव में है ही, मानना पड़ेगा। एक सवाल और जानना चाहूँगा, जब ये अयोध्या मस्जिद का जो मामला आया था, जब उसका फैसला आया था तब भी दबाव में आया था, आप मानते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि नाजायज मस्जिदें तोड़ी गई, गलत था, तो आपने फैसला आप गलत क्यों दे रहे हैं? और आपको तो साहब छोड़िए, आप तो रिटायरमेंट हो गए, तो अब राज्यसभा की सांसदी मिल गई, अब तो आराम से सरकारी माल खाइए। जज साहब हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, आपकी इंसाफ तो होगा, मौत तो सबको आनी है। बस मुझे एक बात और बता दीजिए, ये जो गठबंधन बना है इंडिया जी, इनको बीजेपी को बड़ी आपत्ति हो रही है इस इंडिया से, तो नाम बदलने की तैयारी करने लगे थे बीच में। अरे यार, आप ये सोचिए, इंडिया गठबंधन से अगर नाम इनको ताज्जुब हो रही है, तो आप ये बोलो कि पहले जैसे इंडियन ऑयल है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, क्या इन सब के नाम बदले जाएंगे? अरे आपको बदलने की ज़रूरत है, बस। हाँ, कुछ भी होता। आपके क्या हाल चाल है? ओवैसी साहब के, ओवैसी साहब सही है, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे शख्स हैं, अच्छे बोलते हैं। जो इंडिया वाले हैं इनको साथ क्यों नहीं ले रहे, जो गठबंधन वाले हैं? साथ लेना चाहिए, मगर शर्तें उनकी कुछ मांगे होगी, वो मांगे माननी चाहिए गठबंधन को। तो बातें भी नहीं की गई, बात भी नहीं कही गई। भाई पावरफुल नेता तो है ना। मैं यही कहूँगा, गठबंधन अगर ना दिखाए, नहीं तो 2019 जैसा परिणाम ना हो जाए। ये ओवैसी साहब के ऊपर कल राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें ये कहा है कि वो ओवैसी साहब जो हैं वो भाजपा के साथ हैं, सारे ईडी के छापे विपक्ष पर पड़ेंगे, लेकिन ओवैसी साहब कोई उंगली खड़ा नहीं करेगा। क्या कारण है? कोई दाल काली नजर आ रही है क्या पूरी? देखिए, ओवैसी साहब अच्छा खासा कानून के जानकार हैं। अगर ईडी और सरकार अगर उन पर छापा मारती है तो ईडी और ये जितने तमाम जो अफसरान हैं और तमाम ये जो तुम्हारे ईडी है, NIA है, कुछ भी ले लीजिए, CBI है, इन सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये वहीं हाथ डालते हैं जहां इनका कोई विरोध करने वाला नहीं होता। ये NIA जो है और ईडी जो है सब सरकार के अंडर में काम कर रही है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। साहब पे काम करे तो परेशान करने में क्या दिक्कत है, लगवा दें छापा। ओवैसी साहब पे क्या दिक्कत है इनको? ओवैसी साहब को नहीं लगवा सकते ना, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास भाई विदेशी डिग्री है, वो भी लॉ की है। ये कैसे लगा देंगे? डर लगता है इन्हें, क्योंकि इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देंगे। कोर्ट वाला को डर लगता है ओवैसी? बहुत डर लगता है। आप ये बताइए, एक ऐसा नेता जो खुले आम मंचों पर इन्हें ललकारता हो और इनके खिलाफ एक भी FIR नहीं होती हो। उनका भाई तो ये भी तो कहता ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो आप। ये बहुत गलत कहा था, गलत कहा था, बहुत गलत कहा था। मैं इसके मुखालफत में हूँ, मैं इसके मुखालफत में हूँ। 15 मिनट क्या हटा लेंगे, क्या कर लेंगे आप 15 मिनट में? 15 मिनट में भाई साहब एक झाड़ू बनाने में भी आपको 1 घंटा चाहिए, कुछ भी नहीं होता। ये सब बकवास है, राजनीति की है। 15 मिनट के बाद बकवास है जी, मैं नहीं मानता। साहब पे कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी राजनीति में। नहीं, देखिए, मुसलमानों को हक के, वो मुसलमानों को जगा रहे हैं। देखिए, पास आओ, मैं आपको कंधे पर बिठाऊंगा। हाँ, मुसलमानों को है ना, मुसलमानों की बात यूँ नहीं कर, मुसलमानों और दलितों की बात यूँ करते हैं कि तुम लोग यार जागो, अपना हक मांगो। सरकारों ने तुम्हारा हक दबा रखा है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे भिड़ जाओ, उनसे लड़ो, हथियार उठाओ, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं अपना हक तो लो, अपने अधिकार को तो पहचानो। ओवैसी साहब का ये कहना है। ओवैसी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक मुसलमानों के हक सारी पार्टियों ने मारे हैं, लेकिन आप लोग तब भी राहुल गांधी की तरफ जा रहे हैं। सर देखिए, मजबूरी का नाम ही है साहब ऐसा। हम वोट किसको दें? एक तरफ वो पार्टी है, एक तरफ वो
पार्टी है जो हमारे बच्चों के खून के प्यासे हैं, एक तरफ वो पार्टी है जो हमारे जख्मों पर मिर्च और मसाला लगाते हैं। अब वोट किसको दें, हम भी कंफ्यूज हैं इस बार कि गठबंधन में वोट दें या सत्ता पक्ष को वोट दें या तीसरा पक्ष को वोट दें। लगता है कि जो पूरा गठबंधन है इसमें लड़ाई नहीं होगी, जीतने के बाद अगर जीत भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री की सब बनने की इच्छा है, सब चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए, लड़ाई होगी। ऐसा ना होगा भाजपा फिर सरकार बना ले तोड़ के इनको। कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो वहाँ की हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सैन्य पावर है बहुत मजबूत है। किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वहाँ पर लड़ाई फसाद करा ले। ये सब राजनीतिक पार्टियां लड़ाई कराती हैं। प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई कह रहा हूँ गठबंधन में। भाई नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाइए जो खासा पढ़ा लिखा हो। जैसे अखिलेश यादव हैं, इनके पास भी विदेशी डिग्री अच्छा खासा, वो पढ़ लिख कर आए हैं। अखिलेश यादव ही मेरी पसंदीदा चॉइस है। मोदी जी नहीं है पढ़े लिखे हैं? मोदी जी नहीं है। इन्होंने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई, मैं कैसे यकीन कर लूँ। इन्होंने अगर कोई इनसे डिग्री की मांग करता है, ये कहते हैं वो देश पे उंगली उठा रहे। अबे जाहिल हो, प्रधानमंत्री से डिग्री मांग लेना या उनको डिग्री के बारे में बोल देना, देश पे उंगली नहीं होती। पढ़े लिखों की सबूत मांगी जाती है। आखिरी वार्निंग दे दीजिए, जो लोग दंगे वंगे भड़काते हैं उनको एक बार आखिरी बार समझा दीजिए, उनको क्या कहना चाहेंगे। देखो भाई, अगर आपका हक मर रहा है और आपको हक नहीं मिल रहा है तो देखिए, इस देश में न्याय प्रणाली है। आप न्याय प्रणाली के तहत या सरकारों से मांग सकते हैं। अगर हथियार बेवजह उठाएंगे आप, तब तो भाई साहब अगले चौक पर योगी जी का ही काम चलेगा फिर।